आप सब ने गौतम अडानी जी का नाम सुना होगा। सबसे बड़े उद्योगपति भारत के हैं। कई व्यापार हैं, कई संस्थाएं हैं, कई मीडिया संस्थान चलाते हैं। क्या आपने ये सुना है कि गौतम अडानी जी का किडनैप भी हुआ था? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज कहानी तू मेरा बॉस नहीं है। ये कहानी बिहार से शुरू होती है। बिहार में आबिद बासित जी एक शेख परिवार के थे। मुसलमानों में तीन परिवार थोड़ी उच्च कैटेगरी के माने जाते हैं, सैयद, शेख, पठान। तो उन शेख थे आबिद बासित जी। उनके 11 बच्चे थे। उन्हीं में से एक बच्चा फजलुल रहमान था, जो शुरू से ही थोड़ा आपराधिक उसमें था, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में करता था। 87 में वो किसी तरह से पढ़ाई अपनी पूरी करता है और 88 में एक बड़ा कारनामा वो कर देता है। सन 1988 में वो अफशा नूर नाम की एक लड़की का किडनैप करता है। जी हाँ, यहाँ से इसकी किडनैप की जर्नी शुरू होती है और ये फिर आगे चलकर बहुत बड़ा देश का कुख्यात किडनैपर के जाना जाता है और इसके नाम से लोग फिरौती ले लेते थे। तो आज कहानी इसी की। तो 1988 में ये पहला किडनैप करता है और ये किडनैप करने की वजह भी काफ़ी अजीब सी थी। ये इस लड़की से, अफशा नूर से, शादी करना चाहता था। इसके परिवार की जिस तरह की स्थिति थी, शुरू से इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता था। तो ऐसे में कौन उसको लड़की देता? तो लड़की ना मिलने के चक्कर में, कोई इससे शादी ना करेगा, ये उस लड़की का किडनैप कर लेता है। और फिर 1992 में इसको इसी केस के लेकर जेल होती है। फिर बाद में इसी लड़की से वो शादी करता है, वो एक अलग बात है। 1992 में इसको जेल होती है और जेल में इसकी मुलाकात होती है एक और गैंगस्टर जमील खान से। वो दिल्ली के किसी मर्डर में, जिसमें बिहार में उसने मर्डर किया था, उसमें ये अरेस्ट होता है। अब जमील से जब इसकी दोस्ती होती है तो, और इसने बताता है कि ये किस कारण से जेल में है, किडनैप के लिए, तो जमील इससे कहता है कि तू मेरे साथ धंधा कर और इस धंधे में मैं भी कमाऊंगा, तू भी कमाऊंगा। तो फिर इन दोनों की पार्टनरशिप होती है और ये धंधा शुरू हो जाता है। फिर ये जमील जेल में रहता है और तो ये जमील के नाम से, जमील के लिए ये किडनैपिंग और ये सब चीज़ें शुरू कर देता है। हमने आपको अपनी पहली कहानी में किडनैप किंग बबलू श्रीवास्तव के बारे में बताया था। तो बबलू श्रीवास्तव का एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी यही था बिजनेस करने का, कि वो खुद तो किडनैप करता था, कुछ वो आगे की किडनैपिंग लेता था, जिसे पकड़ के नाम से कहते हैं। पकड़ वो होता है कि जैसे छोटे मोटे किडनैपर उसको इन्फॉर्मेशन दें या फिर किसी का किडनैप कर लें और उसको वो उसे बेच दें। यानी कि अगर किसी को किडनैप का वो सोच रहा है कि उसको 5 लाख में किडनैप पर काम हो जाएगा, तो वो 5 लाख रुपए अपने लेकर बबलू श्रीवास्तव को बेच देता था, बबलू श्रीवास्तव की टीम को। और फिर बबलू श्रीवास्तव उसकी सारी कुंडली निकाल कर उसे 5 लाख वाले को 5 करोड़, 25 करोड़, जिस हिसाब से उसकी हैसियत होती थी, उससे वो पैसे मांग लेते था। तो ये जमील के साथ बबलू श्रीवास्तव का रिलेशन था और ये पकड़ करने लगे काफ़ी। अभी इसको कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है बबलू श्रीवास्तव से, ये जमील के लिए काम कर रहा है। फिर 93 में जमील से मिलने ये तिहाड़ जेल जाता है, क्योंकि जमील फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाता है तिहाड़ जेल में। तो 93 में ये जमील से मिलने तिहाड़ जेल में जाता है। तो जमील कहता है कि अब कोई बड़े काम आने वाले हैं, इसलिए मैं तुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करूँगा। जैसे आप कहते हैं जॉब नहीं होती है तो आप जाते हो ना अपने बॉस के पास कि भाई किसी जान पहचान वाले के, सर कहीं किसी से बात कर दो। तो कहता है कि ठीक है भाई, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो तुझे पैसा नहीं दे पाऊँगा, मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ, तो उनसे जाके मिल ले। तो वैसे ही ये धंधे में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो जमील के पास गया तो जमील ने कहा कि अभी तो चल रहा है, तो अभी एक किसी और से तुझे बात कराता हूँ। ये किसी और कौन था? ये था इरफान गोगा। इरफान गोगा बहुत बड़ा गैंगस्टर था और ये और दाऊद का 36 का आंकड़ा होता है।
और जानते हैं इरफान गोगा से ये मिलता है तो इरफान गोगा का इसका फ़ोन आता है और पहला जो काम होता है, सोच सकते हैं आप क्या होता है पहला काम? पहला काम जो इरफान गोगा इनको देता है वो देता है दाऊद के बहनोई से पैसा इकट्ठा एक्सटॉर करना, यानी कि उसको धमका कर पैसा लेना। और ये अपने बंदे कहते हैं कि तू हैदराबाद जा, वहाँ से बंदे ले और दाऊद के बहनोई से पैसे लेने हैं, दाऊद से पैसे लेने हैं। ये अपनी टीम के पास जाता है, दाऊद के बहनोई का किडनैप कर लिया जाता है और एक्सटॉर्शन मनी 50 लाख रुपए मांगी जाती है। अब ये बात दाऊद को पता चलती तो दाऊद अपने आप में दाऊदी थे, तो दाऊद इसे फ़ोन करते हैं अनीस के थ्रू। अनीस दाऊद का भाई था कि भाई इसे बता कि इसने कहाँ पे हाथ डाला, इसका क्या अंजाम हो जाता है। तो अनीस इसको फ़ोन करता है कि तू जानता है तूने भाई दाऊद भाई के बहनोई को, हमारे बहनोई को उठा लिया और तू हमसे पैसा मांग रहा है। तो जानते हैं आपका फजलुर रहमान क्या फ़ोन में कहता है सुन भाई, तू जो भी हो, तू मेरा बॉस नहीं है, मेरा बॉस इरफान गोगा है और इरफान गोगा ने कहा है कि इसको उठाना है और पैसे लेने हैं। तो अब तो ये तभी छूटेगा जब तू 50 लाख रुपए देगा। और ऐसा लिखा गया है, ऐसे जो रिपोर्ट आई है कि दाऊद बहुत ही झंझला जाता है। आप समझ सकते हो कि एक अपने आप को पूरे वर्ल्ड का डॉन बता रहा है और उसको एक बिहार का पकड़ करने वाला लड़का कह रहा है कि तू मुझे पैसा देगा, तो वो उस वक्त उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन दाऊद को पैसा देना पड़ा, 50 लाख रुपए दाऊद को पैसा देना पड़ा। पर दाऊद ने इसका बदला कैसे निकाला? इसका बदला उसने इरफान गोगा का मर्डर करा के कराया। अब इरफान गोगा का उधर मर्डर हुआ, इधर 1983 के ब्लास्ट हुए, फिर उधर सिंगापुर में छोटा राजन को पे हमला हुआ। तो दुबई से इन गैंगस्टरों को भगाने का काम शुरू हुआ। दुबई ने कहा कि अब ये दुबई में ये सब गैंगस्टर और ये सब नहीं रहेंगे, इनकी सफाई होगी। तो इसमें दाऊद कराची चला जाता है, अनीस अफ्रीका चला जाता है, कुछ इधर उधर छितर जाते हैं। अब फजलुर रहमान का इरफान गोगा मर चुका है, अब फजलुर रहमान खाली है और इसी बीच ये अरेस्ट होकर तिहाड़ जेल पहुंचता है और तिहाड़ जेल में इसकी अब मुलाकात हो रही है किससे? किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव से। अब तक दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के नाम सुने थे, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। फेस टू फेस इनकी मुलाकात होती है और ये एक बहुत बड़ी किडनैपिंग को बाड़े में प्लानिंग होती है। फजल वहाँ से छूटता है और तारीख आती है 31 दिसंबर की रात। इसे कई केसेस में इसको 1 जनवरी 1998 भी लिखा गया है, वैसे 31 दिसंबर 1997। 1988 में फजल ने पहला अपराध किया था जैसा हमने बताया, और 1988 में अडानी ग्रुप को फाउंड किया गया था, अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी। तो 31 दिसंबर की रात आप कहें या 1 जनवरी 1988 कहें, गौतम अडानी और उनके मित्र शांति लाल पटेल एक क्लब से, अहमदाबाद के क्लब से निकलते हैं, मोहम्मदपुरा की तरफ जाते हैं। तभी एक स्कूटर आकर इनको रोकता है, धड़ धड़ करता है, ये कुछ समझ नहीं पाते। इतने में एक वैन आती है, 2-4 लोग आते हैं और इनको पकड़कर गाड़ी में रख दिया जाता है। सिर्फ केस में इतना ही तक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गौतम अडानी साहब इसके बारे में जिक्र कभी करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये बुरा वक्त था जो कट गया, जितनी जल्दी कट गया, सही ये कभी हुआ नहीं है। और फिर वो छूटते हैं। छूटने की जो रिपोर्ट्स हैं कि वो ये हैं कि 15 करोड़ की फिरौती में ये छोड़े गए, लेकिन ऐसा कहीं किसी और के मुंह से जिक्र नहीं है। तो आप 15 करोड़ की फिरौती समझ सकते हैं कि 15 करोड़ की फिरौती से ये छूटे हैं। और फिर पुलिस लगती है और इधर से इनका झगड़ा फिर बबलू श्रीवास्तव से इसके पैसे को बंटवारे के लिए होता है, क्योंकि इधर जमील खान भी अभी ज़िंदा है, ये भी है। तो इसके बंटवारे के साथ ये फिर अलग हो जाते हैं और ये अपना काम करने लगता है और नेपाल की तरफ ये भागने लगते हैं। इनके पास एक और केस है कि इसके बड़े बड़े नाम हैं, आपने पान पराग का नाम सुना होगा,
वाघ बकरी चाय का सुना होगा। और एक जो और चौंकाने वाला केस है, आप कभी गूगल में आप सर्च या इसमें करेंगे तो आप प्रफुल्ल साड़ी डालेंगे। प्रफुल्ल साड़ी की में जो हीरोइन है वो हीरोइन शिल्पा शेट्टी हैं, जो काफ़ी मशहूर हीरोइन है। कहते हैं कि शिल्पा शेट्टी के फादर ने भी इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था फजलुर रहमान से। क्यों किया था? क्योंकि प्रफुल्ल साड़ी वाले बेटी ने जो काम किया था उसके 2 करोड़ रुपए दे नहीं रहे थे। कहते हैं कि ये वो डिनाई करते हैं बात, लेकिन ये खबरों और आप इसको अखबारों में पढ़ सकते हैं, प्रफुल्ल साड़ी से 2 करोड़। तो ये इस तरह से पूरा किया है। जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं किडनैपिंग में, उसके पीछे फजलुर रहमान ही हैं। फिर 1999 में ये नेपाल से घुस रहे थे, फिर हिंदुस्तान की तरफ नकली पासपोर्ट के साथ ये पकड़े जाते हैं और फिर खुलासा होता है कि ये आपके फजलुर रहमान है जो इतनी बड़ी डकैती और इन सब चीज़ों में शामिल रहे हैं। अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी जो अब इंटरेस्टिंग आ रही है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस आदमी का नाम की कितनी दहशत होती थी। 2014 की बात है कि दो बिजनेसमैन बदहाल हालत में हो जाते हैं, यानी कि उनका बिजनेस नुकसान में होने लगता है और वो लोग नोएडा शिफ्ट होते हैं। नोएडा शिफ्ट होते हैं तो दोनों की मुलाकात होती है। दोनों कहते हैं कि भाई हमारा धंधा ख़राब चल रहा है, कि ऐसे क्या किया जाए। इस बीच ये सर्च करते हैं कई चीज़ें कि कैसे कैसे धंधे को किया जाए, वो किया जाए। उसी बीच इनको फजलुर रहमान की स्टोरी का पता चलता है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना आजमाया जाए। तो ये दिल्ली के एक व्यापारी को फजलुर रहमान के नाम से धमकी देते हैं और 25 करोड़ का एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं। क्योंकि फजलुर रहमान का आता था, फजलुर रहमान जब फ़ोन करता था तो डायलॉग बोलता था कि देखो जी, ज़्यादा बात तो हमें करनी नहीं है, आपको अगर बिज़नेस करना है तो पैसे देने होंगे। बस फजलुर इतना बोलता था कि आपको बिज़नेस करना है तो पैसे देने होंगे, और पैसे पहुंच जाते थे। तो ये लोग मेल करते हैं, वो करते हैं, तो पुलिस फिर चक पकड़ती है फजलुर रहमान को। जेल में होते हैं तो वहाँ से उनके पूछताछ होती है, कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर ये इसको पूरा क्रैक किया जाता है, ईमेल को ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि ये दो व्यापारी जिनका घाटा हो गया था, इन्होंने फजलुर रहमान के नाम से ये धमकी दी थी। तो ये थी कहानी फजलुर रहमान की, जिनके जन्म से लेके जेल तक की पूरी कहानी हमने आपको बता दी कि किस तरह से ये किडनैपिंग के गुरु माने गए हैं। एक किडनैपिंग किंग हैं तो एक गुरु हैं किनके एक्सपर्ट से, और इनके पास जो भी केस हैं सब बहुत ही वेल नोन, जिसको यानी कि अगर आप इनका प्रोफाइल देखेंगे, किसी की नौकरी का प्रोफाइल देखते हैं कि आपने कितनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है, तो आप इनका अगर आप चार्जशीट और ये देखेंगे तो बड़े बड़े जो फिरौती के केसेस और नाम हैं, हमने गौतम अडानी साहब का तो नाम बताई है, वाघ बकरी चाय हो गए, प्रफुल्ल साड़ी वाले हो गए हैं, और आपके इसी तरह से पान पराग वाले। तो इस तरह से जितने भी बड़े नाम हैं तो उनकी फिरौती के लिए ये कॉल कर चुके हैं। ये थे फजलुर रहमान की कहानी आज इंडिया लाइफ में। तो बने रहिए इंडिया लाइफ के साथ, और इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो आपको एक रास्ता भी दिखाए। अगर कोई भटक रहा है तो वो संभल भी जाए कि कुछ भी करने के बाद आज फजलुर जेल में ही है, जितना पैसा कमाया था वो सब रह गया चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों के साथ, हाँ, इनके साथ एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि जब ये बबलू श्रीवास्तव के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था, तो बबलू श्रीवास्तव की एक दोस्त थी अर्चना शर्मा, तो ये उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि उसके साथ भी इनका अफेयर चला था, और उनके साथ मिलकर भी इसने कई डकैती, कई फिरौती और कई केसेस को अंजाम दिया था। और कहते हैं कि अधूरे ख्वाब में जो बबलू श्रीवास्तव ने किताब लिखी है, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र भी किया है अपनी उस लड़की की बेवफाई का। तो ये थे फजलुर रहमान। तो आज की कहानी इतने ही कि तू मेरा बॉस नहीं है, आज की ये कहानी थी, जिसके मुख्य किरदार आप कहें तो फजलुर रहमान थे। तो फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।